तो रिटेलर्स के लिए इस सीज़न कुछ नया स्कीम। हम एक नया सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल झा और आप देख रहे हैं स्मार्ट व्यापार पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे पुराने उसूलों को मद्देनजर रखते हुए नए तौर तरीके से बिजनेस को बड़ा बनाया जाए और कैसे नई हायरिंग्स में स्किल्स से ज़्यादा और किन चीज़ों पे हम इम्प्रूव करके अपने आप को ऊपर कर सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि ट्रिपल एस में फैमिली वाइब कितनी इंपॉर्टेंट है और रिटेलर्स के लिए भी कुछ खास है। तो बने रहिए हमारे साथ पॉडकास्ट में। चालू करते हैं। आप एक लेगेसी बिजनेस में आए हो जो कि इंडिया में पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आपके अपने पापा के विजन को समझना या फिर उसमें अपनी सोच ऐड करना? विजन समझना तो इतना मुश्किल नहीं था, बट उसको अपने ब्लड में इम्प्लीमेंट करना एक चीज़ था। स्टार्टिंग में विजन से अलाइनमेंट नहीं था, बट धीरे धीरे वो विजन से इतना ज़्यादा अलाइनमेंट हुआ कि अब मेरा ड्रीम भी वही बन गया है और धीरे धीरे अब उसी को ही कंप्लीट करना और आगे लेके चलना ही मेरा विजन है। आप जब ट्रिपल एस की बिल्डिंग में चलते हो, हर एक हाँ जी। डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे होते हैं, हाँ हाँ। तब कभी आपको लगता है कि आप अपने फादर के सपने को एक नए तरीके से जी रहे हो? ऐसा आपको हाँ कभी फील होता है? इसके बारे हाँ, में कुछ? बिल्कुल होता है कि अब उन्हीं की पूरी इतनी मेहनत करी हुई, इतना एफर्ट्स डाला हुआ जो बिजनेस है, हमेशा फील होता है कि मैं उसको कैसे आगे बढ़ाऊंगा, कैसे मैं उस पे अमल कर पाऊंगा, उनके ड्रीम्स को जितनी ऊंचाई पे वो लेके गए मैं उससे 10 गुना कैसे कर पाऊंगा, वो हमेशा फील होता है। आपको कब पता चला कि ट्रिपल एस एक अब फैमिली बिजनेस नहीं बचा, एक प्रोफेशनली ड्रिवन ब्रांड बन चुका है? एक जो ट्रिपल एस का नाम अब मार्केट में अच्छा खासा चल चुका है, तो वो आपको कब फील हुआ कि ऐसा हो चुका है? ट्रिपल एस का जब जब मैं आया था बिजनेस में, तब मुझे फील हुआ कि ऑटोमेटिकली पहले भी बिजनेस बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और बहुत सारे प्रोसेसेस सिस्टम बहुत अच्छा है ऑलरेडी। तो डे वन से ही मुझे ये फील हुआ कि ये सिस्टमेटिक प्रोफेशनल बन चुका है बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस अब नहीं रहा। तो उस वजह से ही मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ इस बिजनेस में। ओके। आप एक नए जनरेशन के हो, हाँ तो जी। आप कहीं ना कहीं ऑटोमेशंस में वर्क बिलीव करते होगे कि हाँ जी। हाँ जी। ऑटोमेशंस में चलना चाहिए, इजी वर्क फ्लो करना चाहिए। हाँ लेकिन हाँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा कहीं ना कहीं बहुत कम होता है। हाँ हाँ। तो आप इसको कैसे हैंडल करते हो और आपने आगे का कैसे सोचा कि आप इस ऑटोमेशन वर्कफ्लोज को ट्रिपल एस में ड्रिवन करोगे, लाओगे? हाँ, इसके आपने इसके बारे में क्या सोचा आगे का? मैंने सोचा है कि हर डिपार्टमेंट इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि खुद में ही वो ऑटोमेटेड चलता रहे, जो भी प्रॉब्लम आए वो ऑटोमेटेड रिजॉल्व हो जाए और एक ओनर को कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़े। हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा ऑपरेशंस में देना पड़ेगा, बस उतना ही। उससे ज़्यादा ऑपरेशन में देने की कोई नीड ना हो, अपने आप हो, ग्रोथ भी अपने आप ही चलती रहे। एआई और डिजिटल वर्कफ्लोज जो हाँ किया है, सुनने में बहुत मॉडर्न लगता है और हाँ। बहुत ज़्यादा फैंसी लगता है। हाँ। आजकल यही बहुत चल रहा है। हम्म। तो ट्रिपल एस में हम ये सब इससे कैसे यूज में ला रहे हैं और इससे कैसे हम बेनिफिट कर रहे हैं, इनके बारे में आप कुछ बताना चाहो, अगर अभी कुछ हमने इम्प्लीमेंट करा है तो? हाँ, एआई को हम सबसे इजी ऑपरेशनल अगर देखा जाए तो हम उसको डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम बहुत हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन वीडियोस मार्केटिंग की वो क्रिएट करते हैं और जो भी हमें रिसर्च करना होता है स्ट्रैटेजी रिलेटेड या डेटा रिलेटेड, तो वो हम अब लाने वाले हैं कि हम इंटरनल यूज़ के लिए एआई को यूज़ करके, ट्रिपल एस के डेटा को यूज़ करके एक इंटरनल कोर टीम के लिए हम एक ऐप बनाएं जो हम इंटरनली यूज़ करें और एआई से डिस्कशन करें। जो भी रिपोर्ट्स हो, एक 1 क्लिक 1 मैसेज में हमारे पास तुरंत आ जाए। अच्छा, तो ये किसके लिए रहेगा? ट्रिपल एस के ये अभी इंटरनली? इंटरनल कोर टीम के लिए ही रहेगा, तो हम इस पे अभी काम कर रहे हैं। ओके। तो आपने कभी सोचा था कि ये एआई टूल्स जो है इतना मतलब यूजफुल हो जाएगा इंडस्ट्री में और ट्रिपल एस में, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि इंटरनली हम इसको यूज करेंगे, हाँ तो जी। इससे पहले आपने सोचा था कभी कि इतना यूजफुल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जब से पता चले कि एआई इतना पावरफुल है कि ह्यूमन माइंड
को भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोटेंशियल ये कर सकता है। तो इसका यूज़ करते 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 बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। तो आप ट्रिपल एस में हायरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ जी। तो हायरिंग से कहीं ना कहीं एक होता है कि सिर्फ टीम बनाना हायरिंग को ही नहीं कहते। हाँ हाँ एक जो न्यू फेस आ रहा है कंपनी में ऐड हो रहा है उसको फैमिली वाइब में भी ढालना होता है। हाँ जी हाँ जी फैमिली कल्चर में भी ट्रिपल एस में फैमिली कल्चर में बिलीव करते हैं, तो हाँ जी फैमिली वाइब में भी डालना होता है। तो आप उसको कैसे इंश्योर कर रहे हो कि जो न्यू हायरिंग्स हो रही है या फिर हाँ टीम बिल्ड्स हो रही है हाँ उसको टीम वाइब में आए, हाँ मतलब हाँ एक साथ फैमिली की तरह बन के बिल्कुल रहे, बिल्कुल। वो कैसे आप इंश्योर करते हो? सबसे पहली बात तो हम जो भी पर्सन होता है हम उसको रिस्पेक्ट पूरी देते हैं। हम उनके नाम के आगे जी लगा के बात करते हैं, चाहे वो हमसे छोटे हों चाहे हमसे वो बड़े हों। हर एम्प्लॉय एक दूसरे को पूरी रिस्पेक्ट देता है। उससे क्या होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आप उस बंदे की अच्छी रिस्पेक्ट कर रहे हो। दूसरा, हम टाइम टू टाइम उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई, दिवाली सेलिब्रेशन हो गई, ऐसे इवेंट्स में हम सेलिब्रेशन करते हैं उनके साथ। और हम उन्हें ईयरली ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, समझते हैं। इन सब चीज़ों से ही एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एक कनेक्शन बिल्ड होता है। जैसे कि ट्रिप्स पे जाना आना जाना लगा रहता है तो हाँ जी। फिर उसमें हैक्टिक शेड्यूल तो चला ही गया, हाँ 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 और एकदम फैमिली की तरह सब एक साथ मिलजुल के बिल्कुल एंजॉय कर बिल्कुल रहे हैं और साथ में ट्रिप एंजॉय कर, बिल्कुल। सही है। आप एक नई सोच लेके बिजनेस में आए हो, तो बिजनेस हाँ में जी बहुत कुछ होता है, टफ डिसीजंस लेना, हाँ हाँ। कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना। तो आप ग्रोथ और अकाउंटेबिलिटी दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये टफ डिसीजंस कैसे लेते हो, और आपके लिए टफ डिसीजंस की डेफिनेशन क्या होगी ट्रिपल एस में? टफ डिसीजंस लेने भी पड़ते हैं, क्योंकि टीम को अगर आपको अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचाना है तो आपको कहीं ना कहीं टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो उसमें हमें लेना पड़ता है कभी कभी कि जो बहुत ही ज़्यादा लो परफॉर्मर है उसको फायरिंग भी करनी पड़ती है। तो उसमें हम लोग साइड फील करते हैं, बट ये कंपनी के हित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस केस में टफ डिसीजंस लेना पड़ता है। ओके। तो जब आपने बिजनेस ज्वाइन करा था तो ट्रिपल एस में आपके लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट क्या था? कि या तो ये था कि जब आपके डिसीजंस ट्रिपल एस में सब कोई फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपके प्लान्स या जो आपने आगे की स्कीम्स बनाई उससे बिजनेस को ग्रोथ मिल रहा है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इमोशनल इन दोनों में से क्या रहा है? मेरे लिए सबसे इमोशनल रहा है कि जब मैं कोई भी प्लान पिच करता था, बताता था कि ऐसे करते हैं इस चीज़ को, ऐसे करते हैं, तो पापा ने, राजेश सर ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट दिया। मेरी हर हर छोटी मोटी फीडबैक को, चीज़ों को बहुत अच्छे से सुना और उसको मतलब मेरे साथ मिलकर इम्प्लीमेंट किया। जहाँ मैं अटकता था मुझे हेल्प किया, मुझे बताया, मुझे सिखाया। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। ट्रिपल एस पहले एक मंडी बेस्ड ब्रांड था, हाँ जी। लेकिन अब पूरा इंडिया जानता है। तो आप इतने बड़े इस फैक्टर के ट्रिपल एस में रोल के पार्ट हो, तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट तीनों चीज का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हो के, और ये तीनों चीज होनी ही चाहिए, बिल्कुल। कैसे इंश्योर करते हो आप ये? ट्रिपल एस में ट्रांसपेरेंसी हम बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं। इसको हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारे सप्लायर का बिल होता है वो हम ऐप में शो करते हैं कस्टमर्स को, ताकि जो हमारा फिक्स्ड मार्जिन है वो सबको क्लियरली दिखे कि हम कोई भी उसमें चोरी नहीं करते, कुछ गलत नहीं करते। और हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो कस्टमर वाइज चेंज नहीं होती, वो एक फिक्स्ड पॉलिसी है। वो हम इंश्योर करते हैं और वो हम दावे के साथ बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी फिक्स्ड है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से ही हम बोल पाते हैं कि ट्रिपल एस ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंसी इज आवर मोटो, इसीलिए बोल पाते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले एआई की बात करी थी, तो आप एआई वर्ल्ड में रहते हो, आप न्यू जनरेशन के हो, एआई वर्ल्ड में आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, एआई टूल्स, तो क्या आपको लगता है एआई जो है वो ह्यूमन टच को रिप्लेस कर पाएगा? जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एआई जॉब्स खा रहा है लोगों की, एआई जॉब्स लोगे जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप हायरिंग में रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपको पता होगा, आपने स्टडी करी होगी। तो आपको क्या लगता है कि एआई ह्यूमन टच को रिप्लेस कर सकता है? क्योंकि हर दिन एआई इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल।
बहुत आगे बढ़ेगा अगले आने वाले 1 साल में 2 साल में, तो आपको क्या लगता है कि वो एआई ह्यूमन टच को रिप्लेस करके ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है? नहीं, एआई ह्यूमन टच को रिप्लेस नहीं करेगा। जहाँ पे कस्टमर फेसिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि सेल्समैन हो गए या कस्टमर सपोर्ट टीम हो गई, वहाँ पे एआई का कस्टमर के साथ टच होना बहुत मुश्किल है। तो जो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग ही चाहिए, कोई इंसान ही चाहिए कस्टमर के साथ बात करने के लिए। बट उसके पीछे के जो भी बैक स्टेज वाले जितने भी हीरोज हैं, वहाँ पे एआई रिप्लेस कर सकता है। जो भी थिंकिंग वाली चीज़ें हैं या डेटा वाली चीज़ें हैं, डेटा एंट्री वाली चीज़ें हैं, ये सारी एआई रिप्लेस कर देगा मेरे अकॉर्डिंग। और बहुत हद तक कर भी चुका है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारी कंपनीज में। तो मुझे लगता है कि अगर कोई अपने स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा एआई के साथ, उसकी जॉब जाएगी। बट अगर कोई स्किल सेट इम्प्रूव कर रहा है एआई के साथ, वो उसको लेवरेज करेगा, वो उसका बेनिफिट उठाएगा। क्रिएटिविटी मतलब फिर भी डाई नहीं होगी, क्रिएटिविटी बिल्कुल, क्रिएटिविटी डाई नहीं होगी, क्योंकि एआई को कहीं ना कहीं आप ही को ही ट्रेन करना पड़ेगा। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग उसको बताना पड़ेगा क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही, या आपको क्या चाहिए। आपको अपनी एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स उसको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एस के लिए ब्रांड का मतलब क्या है? सिर्फ एक नाम या रिटेलर्स के दिल में एक फीलिंग? ट्रिपल एस के लिए एक रिटेलर के दिल में एक परिवार की फीलिंग रहती है हमेशा। रिटेलर हो, होलसेलर्स हो, हमारे लिए सप्लायर्स हो, या ट्रिपल एस की टीम हो, ये सब हमारे लिए ट्रिपल एस परिवार है। और हम किसी को भी छोटा बड़ा नहीं आंकते, हम सबको एक परिवार जैसे ही समझते हैं, और उनके साथ साथ में मिलके काम करना ही हमारा एक विजन रहता है हमेशा। पॉलिसीज और एसओपीज, ये आपने तो लगातार अब सुनते ही होंगे। हाँ जी। तो पॉलिसीज और एसओपीज ये बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट लगता है, लेकिन ये ट्रिपल एस की वैल्यूज से कैसे कनेक्ट करते हैं? ये मतलब इनका रोल क्या है ट्रिपल एस की डे टू डे लाइफ के वर्कफ्लोज में? इसका क्या कहते हैं, क्या यूज है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। पॉलिसी और एसओपीज, पॉलिसी तो एक ब्लड होता है कोई भी कंपनी का। उसमें जो भी हमारे बेसिक पॉलिसीज होती हैं कंपनी के, जो भी आपके क्रेडिट पीरियड्स हो गए, या क्या क्या तरीकों से हमारा अकाउंट ओपनिंग होती है, या सर्विसेज की क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या तरीके हैं, सेल इंसेंटिव्स हैं, ये सारे ही एक कंपनी के कस्टमर्स को रोके रखती हैं या उनको ग्रोथ देती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसीज, कि हम मार्केट से कितने अलग हैं, हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं। वो एक बहुत बड़ी बैकबोन है। और उसको सपोर्ट करने के लिए एसओपीज होते हैं, कि हम कैसे उसको चलाए रखें, कैसे उसको कंटिन्यू करते रहें, हमारी सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव करें टाइम टू टाइम। वो एसओपीज हैं कि हम कैसे उनको टाइमली इम्प्रूव करें, और हमारी टीम ही हमारा काम करे विदाउट हमारे इन्वॉल्वमेंट हुए। तो ये सब एसओपीज में आता है। ओके। जब आप एक नए सिस्टम और पॉलिसीज बनाते हो, हाँ जी। तब आपको कभी ऐसा लगता है कि आप एक लेगेसी को रीडिफाइन कर रहे हो? क्योंकि सिस्टम्स और पॉलिसीज वो सब आप अपने माइंड से बनाते होगे, नए तरीके से, नए ट्रेंड और नए जनरेशन को मद्देनजर रखते हुए। तो आपको क्या लगता है, आप उसको रीडिफाइन कर रहे हो लेगेसी की? लेगेसी रीडिफाइन नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि जो रीडिफाइन है वो विजन रीडिफाइन नहीं हो रहा। Okay. काम करने का तरीका रीडिफाइन बिल्कुल हो सकता है। Okay. और होता है, क्योंकि उसमें हम तरीका चेंज करते हैं कोई एक पॉइंट पे पहुंचने का, तो वो रीडिफाइन होता है बिल्कुल। ओके। तो आपके हिसाब से ट्रिपल एस के नेक्स्ट 5 ईयर का गोल क्या है? स्केल, स्टेबिलिटी या फिर सिस्टम? इन तीनों में से अगर चूज करना चाहे आप, तो नेक्स्ट 5 ईयर के गोल में से किस एक चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? स्केल, स्टेबिलिटी या फिर सिस्टम? सिस्टम और स्केल बोल सकते हैं। स्केल इज द मोर परफेक्ट वर्ड, क्योंकि जितना हम स्केल करेंगे बिजनेस ग्रो होगा, उतने ही हमारा टर्नओवर बढ़ेगा कंपनी का, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्केल इज द मोर अप्रोप्रिएट आई थिंक। ट्रिपल एस का जब नाम आता है तो उसके साथ नाम आता है गारमेंट फेयर्स का। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले गारमेंट फेयर गए हैं। तो आप एज अ लीडर जब आप गारमेंट फेयर्स में जाते हो, तो आपका एज अ लीडर विजन क्या होता है? नए कनेक्शंस या फिर रिटेलर्स के दिल में और अपना नाम बनाना और अपनी इमेज को ज़्यादा सही करना, क्या रहता है आपका? मेरा विजन ये होता है गारमेंट फेयर में कि मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने कस्टमर्स के साथ मिल सकता हूँ, कितने सप्लायर्स के साथ मिल सकता हूँ,
उनके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करना, उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ाना। मेरा विजन यही होता है कि जितने ज़्यादा लोगों से मिलना हो पाए उतना मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ओके। तो गारमेंट फेयर जो होता है, गारमेंट फेयर में रिटेलर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, हाँ जी। उनको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या लगता है एआई मार्केटिंग वर्ल्ड में कैसे हेल्प कर सकता है सबकी? आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहो तो ये कैसे हेल्प कर सकता है? एआई कस्टमर के लिए रिटेलर होलसेलर में सबसे फर्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट देखा जाए तो मार्केटिंग में कर सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में एआई सबसे ज़्यादा अभी बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है और इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता है कोई भी इंसान। उसमें वो हाई क्वालिटी वीडियो बना सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, उसमें जो भी उसको राइटिंग चाहिए, कॉपी राइटिंग चाहिए, वो लिखवा सकता है उससे बोल के, अलग अलग फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्कीम्स के अकॉर्डिंग। उसके साथ बात करके वो अलग अलग चीज़ें लिखवा सकता है और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता है। उससे क्या होगा कि उसकी एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा सोशल मीडिया पे। जितने ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा उतना ज़्यादा कस्टमर उसके टूवर्ड्स आएगा, नए नए कस्टमर्स आएंगे और उसका बिजनेस बढ़ेगा। विजिबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, रीच बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेगा, डेटा पोस्ट करेगा, कंटेंट डालेगा, उतना ज़्यादा एआई की मदद से वो अपना रीच बढ़ा सकता है। तो जब आप अपनी फादर की लेगेसी को देखते हो तो उसके साथ चैलेंजेस भी होते हैं जो उन्होंने फेस करे हैं। कहीं ना कहीं आपके वो चैलेंजेस ईज हो चुके हैं और आपके बहुत सारे चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले भी। तो आप उसको किस वे में देखते हो, एज अ चैलेंज और एज एन अपॉर्चुनिटी जिसको आप फेस करके बिजनेस को और स्टेबल और स्ट्रांग बनाएंगे? आप कैसे देखते हैं उसे? मैं उसको अपॉर्चुनिटी ही देखता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी मेरे लाइफ में उतना ज़्यादा मैं ग्रो करूँगा और सीखूँगा अपनी गलतियों से और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ से। तो मैं उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ही समझता हूँ और खुद के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ कि हम कैसे उसको ओवरकम करें और सीखें। तो जब आप अपने फादर के बिजनेस को देखते हो तो ये ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स पे, बिलीव्स पे चल रहा है। तो अभी आप आए हो, इसको न्यू जनरेशन के साथ इवॉल्व करोगे, तो आपको क्या लगता है कि आप उनका ड्रीम कंटिन्यू कर रहे हो या फिर उसको इवॉल्व करेंगे? आपको क्या क्या होने वाला है? मैं उसको इवॉल्व करूँगा, क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है और एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं हमेशा उस विजन को साथ में रखते हुए उसको इवॉल्व करता रहूँगा कि हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो जब हायरिंग्स की बात आती है, आप ट्रिपल एस में हायरिंग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो ट्रिपल एस में जब आप हायरिंग्स करते हो तो अदर देन स्किल सेट सब में होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, कोई इम्प्रूव करता है, कोई इम्प्रूव्ड आता है। बिल्कुल। तो आप नए चेहरों में क्या देखते हो, मतलब अदर देन स्किल आप उसमें और क्या देखते हो? उसके ऊपर आप कुछ बताना चाहिए जिससे आगे नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प मिले फॉर फ्यूचर हायरिंग्स। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आपके लाइफ में, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, चैलेंजिंग क्या इवेंट रहा, क्या चीज़ रहा। उससे पता चलता है कि वो किस बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है और करता है। फिर मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि उस चैलेंज को उसने ओवरकम कैसे किया, कैसे सॉल्व किया। तो उससे पता चलता है कि उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसी है, और उसको सॉल्व करते वक्त मैं उससे और ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, जिससे पता चलता है कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो उसने सॉल्व किया उसको, उसके बारे में कितनी अच्छी तरह नॉलेज है, डीप नॉलेज है, ये पूछता हूँ। तो जब हम बात कर रहे हैं न्यू हायरिंग्स की एंड क्या क्या आप क्वेश्चनिंग को पूछते हो टू एंश्योर कि अदर देन स्किल सेट वो परफेक्ट आपके लिए हायरिंग है कि नहीं, तो आप जब वो बंदा ज्वाइन हो जाता है, एज अ टीम का पार्ट बन जाता है, तब आप उसको ट्रेनिंग फेज में उसको कैसे आप उसको टीच करते हो कि मतलब वो हमारी कंपनी के साथ ढल जाए, उसको कंपनी के पॉलिसी समझ में आए, वो एज अ फैमिली कल्चर में ढल जाए, तो आप उसको ये कैसे आप उसको इंश्योर करते हो? इसमें हमने एक एसओपी बनाई हुई है हर डिपार्टमेंट की। हमने हर डिपार्टमेंट के सारे चीज़ें, जो जो चीज़ें हमें उससे सिखानी होती है उसकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी हुई है। ओके। तो हम उसे वीडियो रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वाइज सारी वीडियो दिखाते हैं और उसको हम हर डिपार्टमेंट में कुछ कुछ डेज हमने फिक्स करे हुए हैं, वहाँ पे उससे स्पेंड कराते हैं कि आप वहाँ उस डिपार्टमेंट में जाओ, उस डिपार्टमेंट हेड से मिलो, उनके सारा वर्किंग देखो, समझो,
चाहे वो डिपार्टमेंट उससे लिंक्ड हो या ना हो, Okay. बट फिर भी हम उसे वहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस में उसको गो थ्रू कराते हैं, ताकि उसको कंपनी के बारे में पता चले, कंपनी के सारे प्रोसेसेस के बारे में पता चले, किस बंदे का क्या रोल है कंपनी में ये पता चले, और इन जनरल जब वो मिलेगा लोगों से तो उसका कनेक्शन बिल्ड होगा विद इन कंपनी, वो सीखेगा। तो आप कहीं ना कहीं एक नई जनरेशन के हो, हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे कैसे नहीं। आप बहुत सारी चीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हो और आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस। तो आप उन नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या बताना चाहोगे जो अभी न्यूली ज्वाइन करने वाले हैं अपने फैमिली बिजनेस, कि वो अपने फैमिली बिजनेस को नए ज़माने में कैसे ढालें, कैसे ले जा सकते हैं, कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, या आप इसके बारे में उनको क्या बताना चाहोगे? पहला तो कि जब भी कोई नया बच्चा बिजनेस में आता है तो उसको अपने पापा के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस होता है, सिर्फ बिजनेस नहीं होता। तो इसमें डिफरेंसेस होते हैं आप, तो इसमें आपको अपने पापा के साथ अच्छा रिलेशन बनाना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट बिजनेस को ग्रो करना है। तो स्टार्टिंग में आपको छोटी छोटी चीज़ें उठानी चाहिए, कि बहुत ही छोटा आपने कोई प्रोजेक्ट उठाया, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्रूव किया, ठीक किया, और एक अपने पापा को शोकेस किया कि मैंने इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक मैं लेके गया, उसमें मुझे सपोर्ट चाहिए, या ठीक किया। तो जैसे जैसे आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक करोगे, आप बिजनेस ग्रो करोगे, वैसे वैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती जाएंगी और बड़ी बड़ी, तो आपका और आपके पापा का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। तो आपको कभी भी बड़ा रिस्क, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, छोटे छोटे से शुरुआत करनी है। तो जैसे गेम में होता है इजी लेवल, नॉर्मल, हार्ड, तो उसी तरीके से चलना है हमको, बिल्कुल। जिससे हम आगे की जो डिफिकल्टीज आए उसको हम स्टेप बाय स्टेप फेस करें, बिल्कुल। ना कि एकदम से हम हाँ जी। बड़ी कुछ। ठीक है, गॉट इट। तो रिटेलर्स की हम बात कर रहे हैं, तो रिटेलर्स के लिए इस सीजन कुछ नया स्कीम या नई पॉलिसी कुछ जो आ रही हो जिससे उनको ऑर्डरिंग में हेल्प मिले, वो उनको वैरायटी ज़्यादा देखने को मिले, ऐसी कोई स्कीम आप लॉन्च कर रहे हो? ऐसा कुछ है क्या? हम एक नया सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, Okay. जिसमें हम ऑल इंडिया सैंपल्स जो व्हाट्सएप करने की सर्विस है वो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे रिटेलर हो, होलसेलर हो, एक फ़ोन नंबर पे उसको इंडिया के 5,000 सप्लायर्स के टॉप आइटम वाइज व्हाट्सएप पे सैंपल मिल सकता है। तो वो एक हम सर्विस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि उनको ब्रांच में बताना पड़ता था कि अगर उनको सलवार सूट चाहिए तो उनको एक पर्टिकुलर ब्रांच में कॉल करना पड़ता था। उनको ये नहीं पता था कि सलवार सूट कौन कौन सी ब्रांचेस में बेस्ट मिलता है, किस रेंज में अच्छा मिलता है। ओके। तो हमने एक ही नंबर वो अलॉट किया है, उसमें हमारी टीम काम करती है। हम उन्हें उस पर्टिकुलर आइटम के बिहाफ पे टॉप ब्रांच के टॉप सप्लायर्स के सैंपल्स व्हाट्सएप करते हैं। ओके, तो मतलब ये तो बहुत इनोवेटिव हुआ कि मतलब अब उनको हैसल फ्री रहेगा। हाँ जी। उनको दिक्कत नहीं रहेगी कि एक मैसेज से ही उनको सब कुछ मिल जाएगा कुछ मिल उनके जाएगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बिल्कुल। वेरी नाइस की।